आज संडे था। ऑफिस जाने की कोई चिंता नहीं थी, इसलिए नित्या देर तक सोती रही थी। आंख खुलते ही वो जल्दी से तैयार होकर किचन में पायल के साथ नाश्ता बनाने पहुंच गई। दोनों मस्ती मजाक करते हुए नाश्ता बना रही थीं, तो पायल ने नव्या से पूछा, दिया शॉपिंग पर चल रही हो ना? शादी में दिन ही कितने बचे हैं और आपको जब देखो अपने ऑफिस की पड़ी रहती है। अभी तो आपकी शॉपिंग नहीं हुई। मेरा नंबर कब आएगा? नव्या, क्यों भड़क रही हो यार? ऑफ कोर्स मैं चल रही हूँ शाम को। इतनी देर में नव्या का फोन बज उठता है। नव्या देखती है कि आकांक्षा का फोन था। वो फोन पिक करती है और उससे कुछ बात करती है। फिर पायल से आकर कहती है, यार गड़बड़ हो गई, आज शॉपिंग जाना थोड़ा मुश्किल है। वो क्या है ना। पायल को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो उसकी पूरी बात सुने बगैर गुस्से में किचन से बाहर निकल जाती है। अभिनव जी उसे इतने गुस्से में देखकर पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, सुबह सुबह इतना गुस्सा? पायल, मुझसे मत पूछिए, अपनी लाडली से पूछिए जिनके पास हमारे लिए बिल्कुल वक्त ही नहीं है। आरती जी, मैं पायल की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अरे भाई, शादी होने वाली है इसकी, कितने काम पड़े हैं, सारी तैयारियां बाकी हैं और ये अपनी ही दुनिया में मस्त है। नव्या, ऐसा तो मत बोलो माँ। आरती जी, क्यों ना कहूँ। अच्छा ये बताओ, ऑफिस से लीव ले ली तुमने? नव्या, नहीं माँ, लेकिन मैं कल पक्का बात कर लूँगी एंड प्रॉमिस, कल के बाद पक्का ऑफिस नहीं जाऊँगी। आरती जी, नहीं बेटा, मैं तो कहती हूँ तू शादी वाले दिन भी ऑफिस चली जाना। शादी तो रात में है, सब एडजस्ट हो जाएगा। नव्या, माँ बस करो ना अब। और पायल की बच्ची, एक बार सुन तो ले, मैंने शॉपिंग से क्यों मना किया था? आज आकांक्षा का बर्थडे है और वो बर्थडे पार्टी में आने की जिद कर रही थी। मैंने मना किया पर वो जिद पर अड़ गई। मैं थोड़ी देर के लिए ही सही उसकी पार्टी में जरूर आऊँ, पर आप सबके रिएक्शन देखकर मुझे कहीं नहीं जाना। कल उसे जाकर सॉरी बोल दूंगी। पायल, दी, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना कितने अच्छे से आता है ना। ऐसा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। आप जाओ अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर। नव्या, नहीं, मुझे सच में नहीं जाना। पायल, नहीं, अब आप जाओगी, नहीं तो मुझे सारा दिन बुरा फील होता रहेगा। नव्या, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? पायल, नहीं, कुछ ही दिन तो बचे हैं हमारे साथ रहने के, फिर तो आप मुझे छोड़कर चली जाओगी अपने ससुराल। ये पल मैं अपनी नाराजगी में गंवाना नहीं चाहती। ये कहते हुए पायल की आंखों में नमी आ गई। ये देखकर नव्या भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और पायल को कसकर गले लगा लेती है और कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। अभिनव जी ने आरती जी से कहा, देखा, आपने अभी इन दोनों से महाभारत छिड़ा हुआ था और अब प्यार की गंगा जमुना बह रही हैं। शाम को पायल जिद करके नव्या को आकांक्षा की बर्थडे पार्टी पर भेजी देती है। नव्या आकांक्षा की बर्थडे पार्टी में पहुंचती है तो आकांक्षा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि नव्या से फोन पर बात करने पर उसे उम्मीद ही नहीं थी कि नव्या उसकी पार्टी में आएगी। आकांक्षा उसे अपने ऑफिस के अलावा दूसरे फ्रेंड से मिलवाती है। पार्टी में नव्या की नज़र आहिल पर पड़ती है तो नव्या आकांक्षा से पूछती है, तुमने आहिल सर को भी पार्टी में बुलाया है? आकांक्षा, हाँ यार, आहिल सर के साथ साथ रजत सर को भी बुलाया है। आहिल सर हमें अपनी फैमिली के जैसे ट्रीट करते हैं, तो उन्हें तो बुलाना बनता है ना। क्यों, कोई बात है क्या? नव्या, नहीं नहीं, बात क्या होनी है? नव्या मन में सोचती है, क्या कल की बात के लिए उसे आहिल को थैंक यू बोल देना चाहिए? वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद करता, फिर भी उसने कल मेरे लिए स्टैंड लिया, एक थैंक यू तो बोलना बनता है। नव्या, नव्या ये सोचकर आहिल की तरफ बढ़ती है, पर आहिल से कुछ बोले बिना ही वापस आ जाती है और खुद से कहती है, कभी कभी ये छोटा सा थैंक यू कहना कितना मुश्किल हो जाता है, वो भी तब जब ऐसे इंसान को कहना हो जिसे आप पसंद नहीं करते हो। फिर खुद को समझाते हुए कहती है, क्या यार नव्या, एक थैंक यू तो बोलना है, कौन सी रिश्तेदारी निभानी है उससे? ये सोचकर उसकी नज़रें एक बार फिर आहिल की तलाश में जुट जाती हैं। नव्या की नज़र आहिल पर पड़ती है तो वो किसी से हंस हंस कर बात कर रहा होता है। ये पहली बार था जब नव्या ने उसे हंसते हुए देखा था। वो तो ये नज़ारा देखकर हैरानी रह गई और सोचने लगी, मैंने सोचा नहीं था इस सड़ू को हंसना भी आता है। जाने अनजाने में उसे ये एहसास नहीं हुआ कि वो कब से आहिल को
टकटकी बांधे देखे जा रही है। आहिल की नज़रों से भी ये बात छुप ना रह सकी। नब्या का उसे इस तरह देखना उसे कंफ्यूज कर रहा था। नब्या को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने जल्दी से अपना ध्यान उसकी तरफ से हटा लिया। उसने 2-3 बार कोशिश की आहिल को थैंक यू बोलने की, पर हर बार नाकाम रही। आहिल उसकी इन हरकतों को नोटिस कर रहा था। नब्या ने भी सोच लिया कि अब उसे कुछ कहना ही नहीं है। इस बार नब्या इत्तेफाक से आहिल से टकरा गई तो आहिल की सहन शक्ति खत्म हो गई और उसने नब्या के हाथ को मजबूती से पकड़ा और एक साइड पर ले गया। नब्या, ये क्या कर रहे हो? आहिल, तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? तुम मुझे बताओ कि तुम क्या कर रही हो? जब से पार्टी में आई हो क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो? क्या चाहती हो? मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो? लिसन टू मी वेरी केयरफुली मिस नब्या शर्मा, तुम जैसी लड़कियों को मैं आसपास देखना भी पसंद नहीं करता। अगर तुम्हारे मन में मुझे लेकर कोई उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं तो इन्हें इसी वक्त अपने जहन से निकाल देना, क्योंकि तुम्हारे मंसूबे आहिल के आगे कभी कामयाब नहीं होंगे। नब्या गुस्से से अपना हाथ छुड़ाते हुए, मिस्टर आहिल मित्तल, बहुत गलतफहमियां पाल रखी हैं तुमने। मैं तुम्हें सिर्फ कल के लिए थैंक यू बोलना चाहती थी, पर मुझे लगता है तुम किसी थैंक यू के लायक ही नहीं हो। आहिल गुस्से से, माइंड योर लैंग्वेज मिस शर्मा। नब्या, ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है जहाँ मैं तुम्हें आप बुलाती फिरूं। और क्या कह रहे थे तुम? मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो तुम्हारे करीब आने के लिए मरी जा रही हैं, जो तुम्हारे साथ अपना नाम जोड़ना चाहती हैं। मैं तो तुम्हारे साथ अपना नाम जोड़ने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। नब्या ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा और गुस्से से वहां से चली गई। आहिल ने गुस्से से अपना हाथ दीवार पर दे मारा और कहा, समझती क्या है अपने आप को? इतनी अकड़, इतना एटीट्यूड किस बात का? नब्या ने गुस्से में कहा, मैं बिल्कुल सही सोचती थी तुम्हारे बारे में। तुम हो सड़ू, अकड़ू, अग्रेसिव, एरोगेट। नब्या को आज ऑफिस में लीव के लिए बात करनी थी और कल के बाद ये काम उसे पहाड़ तोड़ने जितना मुश्किल लग रहा था, पर करना तो था ही। यही सोचकर नब्या मन मार कर आहिल के केबिन की तरफ बढ़ गई। आहिल को केबिन में ना देखकर नब्या ने रजत सर से पूछा, सर, आहिल सर कब तक आएंगे? रजत, उन्हें कुछ काम है, पता नहीं कब तक आ पाएंगे। तुम क्यों पूछ रही हो? नब्या, एक्चुअली सर, मुझे कुछ दिनों की लीव चाहिए थी। रजत, क्या हुआ नब्या, सब ठीक तो है? नब्या, सब बिल्कुल ठीक है। मेरी शादी है इस संडे को, इसलिए अब मैं थोड़े दिन ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। रजत, कॉन्ग्रेचुलेसन नब्या, तुम्हारी संडे को शादी है और तुम अब बता रही हो शादी पे बुलाने का इरादा नहीं है क्या? नब्या, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सब कुछ इतना अचानक तय हो गया कि कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। इसी सिलसिले में मैं आहिल सर से बात करना चाहती थी। मैं अब ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। रजत, डोंट वरी नब्या, मैं सर से बात कर लूँगा। तुम अपनी शादी बेफिक्र होकर एंजॉय करो। नब्या, रियली सर, थैंक यू सो मच। आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी, पर आपको एक काम और करना पड़ेगा। रजत हैरानी से, वो क्या? नब्या, आप सब मेरी शादी में जरूर आइएगा। रजत, श्योर नब्या, मैं सभी को लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। नब्या ने बाकी सभी स्टाफ को भी अपनी शादी के लिए इनवाइट करते हुए लंच टाइम तक ऑफिस से घर के लिए निकल गई। नब्या खुश थी कि आज उसका सामना आहिल से नहीं हुआ। अगले दिन आहिल ऑफिस में अपने काम में बिजी था और उसने किसी से भी मिलने से मना किया हुआ था। तभी पियोन ने आकर बताया, सर, कोई अभिनव शर्मा आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें बताया भी कि आप बिजी हो, पर वो आपसे 2 मिनट के लिए मिलना चाहते हैं। आहिल हैरानी से, क्या कहा तुमने? अभिनव शर्मा, उन्हें तुरंत अंदर भेज दो। अभिनव जी के अंदर आते ही आहिल ने उनके पैर छूते हुए कहा, सॉरी अंकल, आपको वेट करना पड़ा। अभिनव जी, कोई बात नहीं बेटा, इतना भी वेट नहीं किया मैंने। आहिल ने चेयर की तरफ हाथ करते हुए, अंकल बैठिए ना, आप यहाँ अचानक। अभिनव जी, आपको तो पता है नब्या की शादी के बारे में। आहिल, जी अंकल, मुझे आज ही पता चला। अभिनव जी, तो हम सब ये चाहते हैं कि आप सपरिवार शादी में जरूर पहुँचें। हमें आपका तहे दिल से इंतजार रहेगा। अभिनव जी ने उसकी तरफ शादी का कार्ड बढ़ाते हुए कहा। आहिल ने कार्ड थामते हुए कहा, जी जरूर अंकल। अभिनव जी कुछ देर आहिल के साथ
बातचीत करने के बाद चलने को हुए तो आहिल ने कहा, अंकल कोई काम हो तो जरूर बताइएगा। अभिनव जी, आपने पूछा, मेरे लिए वही काफ़ी है। बस आप शादी में वक्त से पहुंच जाइएगा, आपके लिए यही काम है। और आरती ने तो खास तौर से आपके लिए बुलावा भेजा है। आहिल से मिलने के बाद अभिनव जी ने पूरे स्टाफ को भी अच्छी तरह से शादी में आने का न्योता दे दिया। नव्या के घर में जोरों शोरों से शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। उनके घर की पहली शादी थी, सबका एक्साइटेड होना तो लाजमी था। शादी के कार्ड भी लगभग बढ़ चुके थे, सबकी ड्रेसेस तैयार होकर आ गई थीं। पूरा पूरा दिन कैसे निकल जाता था किसी को पता ही नहीं चलता। रात में नव्या और मानस फोन पर कितनी ही देर बातें करते रहते और अपने आने वाले कल के सपने संजोते रहते। आखिरकार मेहंदी वाला दिन भी आ ही गया। नव्या ने मानव के नाम की मेहंदी अपने हाथों पर सजा ली। नव्या जब अपने कमरे में आई तो मानव का नाम अपने फोन पर फ्लैश होते हुए देखकर नव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नव्या के फोन उठाते ही मानव ने कहा, नबी यार, कब से फोन कर रहा हूँ यार, फोन तो पिक कर लिया करो। नव्या, मानव तुम शायद भूल रहे हो, आज मेहंदी है मेरी, सभी मेहमानों के बीच कैसे फोन पिक करती तुम्हारा। मानव, सॉरी यार, वो तुमसे बात करने की बेकरारी में सब कुछ भूल जाता हूँ। घर वालों ने तो मिलने पर ही पहरे लगा रखे हैं, कम से कम बात तो कर ही सकते हैं। नव्या, मानस आज का दिन ही तो बाकी है, कल तुम्हें जितनी बातें करनी हो कर लेना। मानस, और ये कल तक का इंतजार सदियों से भी लंबा है। अच्छा, इसी बात पे एक शेयर अर्ज है, हर पल दिल बेकरार है, इस दिल को तुम्हारा इंतजार है, जब से दिल को हुआ तुमसे प्यार है। आई लव यू नबी। नव्या, आई लव यू टू। मानव उसकी बात सुनकर एकदम से हैरान रह गया, फिर खुशी से पागल होते हुए बोला, क्या कहा नबी तुमने, प्लीज एक बार फिर से कहो ना। नव्या, मैंने कहा आई लव यू। मानव, थैंक यू यार नबी, तुम्हारे इन 3 लफ्जों ने मेरी जिंदगी में उजाला कर दिया है। तुम्हारा प्यार मेरे लिए बहुत प्रीसियस है। नबी, तुम्हें बस अपनी दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ, तुम्हारे हाथों पे सजी मेरे नाम की मेहंदी को छूकर महसूस करना चाहता हूँ। अच्छा सुनो, वीडियो कॉल पे मुझे अपनी मेहंदी तो दिखा ही सकती हो तुम। नव्या, जी नहीं, इसके लिए तुम्हें कल तक का इंतजार करना होगा और कल का सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मानव, यही तो मुश्किल है, ये कल कब आएगा। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हें शादी का जोड़ा कैसा लगा। नव्या, बहुत प्यारा है। मानव, पर मेरी नबी से कम। दोनों आंखों में कई सपने सजोए हुए आने वाले कल का इंतजार कर रहे थे, जब उनकी मोहब्बत को अपनी मंजिल मिल जानी थी। अरमान तुझे मिलने के दिन रात भटकते रहते हैं, ना ये ठहरते हैं, ना ये इंतजार रुकता है। इतनी खूबसूरत कि उनको देखकर आईना भी शर्मा जाए, चांद भी फीका पड़ जाए। नव्या दुल्हन के रूप में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। उसे देखकर आरती जी और अभिनव जी दोनों की आंखें नम हो गईं। उन दोनों को ऐसे देखकर नव्या भी इमोशनल हो गई। आरती जी ने उसके कान के पीछे काला टीका लगाते हुए कहा, बहुत प्यारी लग रही हो, इन आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, मेकअप खराब हो जाएगा। उनकी बात सुनकर नव्या मुस्कुरा उठी। अभिनव जी ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, तुम तो इस घर की रौनक हो, अपने दूसरे घर को भी इसी तरह रोशनी से महका देना, हमेशा खुश रहना, मुस्कुराते रहना। आकांक्षा, रजत सर और बाकी स्टाफ ने मिलकर शादी में जाने का डिसाइड किया था। जब सारे इकट्ठे हो गए तो आकांक्षा ने रजत सर से पूछा, सर, आहिल सर कब तक पहुंचेंगे। रजत, आहिल सर ने एग्जैक्ट कुछ नहीं बताया। आकांक्षा, फोन करके सर से कंफर्म कर लेते हैं। ये कहते हुए आकांक्षा ने आहिल को फोन लगाते हुए कहा, सर, आप नव्या की शादी के लिए चल रहे हैं ना। आहिल, सॉरी आकांक्षा, मेरा आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आकांक्षा, सर, अगर आप आते तो अच्छा होता। आहिल, आकांक्षा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं नहीं आ पाऊंगा। आकांक्षा, इट्स ओके सर, एस यू विश। आहिल के ना करने पर सभी उसके बगैर ही नव्या की शादी में पहुंच जाते हैं। नव्या की शादी के पैलेस को बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था और नव्या को एक रूम में बिठा दिया गया था। उसके पास पायल और नव्या की कुछ सहेलियां उसके साथ थीं, जो हर छोटी बड़ी बात पर
मानव का नाम लेकर उसे परेशान कर रही थीं। नव्या उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी, पर उसके दिल में अजीब सी घबराहट हो रही थी। भले ही वो मानव को अच्छी तरह से जानती थी, पर शादी के नाम से तो हर लड़की नर्वस हो जाती है। बस यही हाल नव्या का था। मेहमान आने शुरू हो चुके थे। नव्या के मम्मी पापा तहे दिल से मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। नव्या के ऑफिस से सभी लोग भी उन दोनों को कांग्रेचुलेट करते हुए नव्या से मिलने के लिए चल दिए। आरती जी ने आकांक्षा से पूछा, बेटा आहिल नहीं आए? आकांक्षा, नहीं आंटी, वो सर को कुछ काम था, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। आरती जी ये सुनकर थोड़ी सी उदास हो गईं। पता नहीं क्यों, चंद मुलाकातों में ही उन्हें आहिल से एक जुड़ाव सा महसूस होता था। आरती जी के पास आहिल का नंबर नहीं था, इसलिए उन्होंने नव्या के फ़ोन से आहिल को फ़ोन लगा दिया। आहिल अपने फ़ोन पर नव्या की कॉल देखकर परेशान हो गया और सोचने लगा, ये लड़की शादी वाले दिन मुझे क्यों कॉल कर रही है? क्या करूं? फ़ोन पिक करूं या नहीं? आहिल की इन्हीं सोचों की वजह से फ़ोन बजते बजते बंद हो गया। आहिल को बैक कॉल करना ठीक नहीं लगा। इतनी देर में फ़ोन फिर से बजा तो आहिल ने बिना देरी किए उसे पिक कर लिया। फ़ोन उठाते ही आरती जी की आवाज़ आई, कैसे हो बेटा आप? आहिल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। आरती जी, मुझे उम्मीद थी कि आप थोड़ी देर के लिए ही सही, पर ज़रूर आओगे। आप नहीं आए तो दिल नहीं माना। सोचा एक बार पूछ लूँ, आप ठीक तो हो ना? मैं समझ सकती हूँ, ज़रूर कुछ बहुत ज़रूरी होगा जिसकी वजह से आप नहीं आ पाए। उनकी बात सुनकर आहिल बहुत गिल्टी फील कर रहा था। उसने कहा, सॉरी आंटी जी, आपने इतने प्यार से मुझे इनवाइट किया और अब भी आप खुद से फ़ोन करके मेरे बारे में पूछ रही हैं। सॉरी आंटी, मैंने आपका दिल दुखाया है। आपने इतने प्यार से कहा है तो मैं आपके लिए ज़रूर आऊँगा। आहिल ने फ़ोन कटते ही कहा, आंटी न जाने क्यों आपको निराश करके इस दिल को बहुत तकलीफ हो रही है। आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। आपको मैं कभी किसी बात के लिए मना नहीं कर पाऊँगा। पायल ने नव्या से कहा, दी, बारात किसी भी वक्त आती होगी, आपको कुछ कुछ हो रहा है। नव्या ने पायल का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ हो रहा है। पायल, सच्ची में डर लग रहा है। पायल, दी, डर किस बात का? कौन सा आप अपने दूल्हे से पहली बार मिलने वाली हो? आईने में देखिए, इतनी प्यारी दुल्हन पर ये डर बिल्कुल सूट नहीं करता। नव्या खुद को आईने में देखा तो उसे मानव की कल रात की बातें याद आ गईं और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। पायल ने उसे ऐसे मुस्कुराते देखकर कहा, जीजू की याद आ गई क्या? नव्या ने मुस्कुराते हुए उसे प्यार से चपत लगा दी। उसे भी मानव के आने का इंतजार था। आहिल शादी में पहुंचते ही आरती जी से मिला। जब आहिल आरती जी के पैर छुए तो आरती जी ने उसे गले से लगा लिया और कहा, थैंक यू बेटा, मेरी बात का मान रखने के लिए। उनके गले लगाते ही आहिल को एक प्यार भरा एहसास हुआ। ऐसे लगा जैसे उसकी मम्मा ने उसे गले लगाया हो। इतने सालों बाद इस प्यारे एहसास ने उसके रोम रोम को महका दिया था। आहिल की आंखों से आंसू की बूंदें छलक आईं, जिसे उसने जल्दी से साफ कर लिया। सभी को बस अब बारात आने का इंतजार था। आरती जी ने अभिनव जी को कहा, फोन करके पूछिए कहाँ रह गए सब। अभिनव जी ने मानव को फोन लगाया तो उसका फोन बंद आ रहा था। अभिनव जी को ये बात बहुत अटपटी लगी। फिर अपने मन को कई बहानों से समझाते हुए उन्होंने उनके घर के बाकी सदस्यों को एक एक करके फ़ोन किया, पर सभी का फ़ोन बंद होने के कारण अभिनव जी का मन अनहोनी आशंका से घिर गया। ऊपर से खुद को नॉर्मल दिखाते हुए वो आरती जी से साइड होते हुए फिर से सबका फ़ोन ट्राई करने लगे, पर किसी से कांटेक्ट न होने के कारण परेशानी उनके चेहरे से झलकने लगी थी। आहिल, जो अभिनव जी को नोटिस कर रहा था, उसने अभिनव जी से पूछा, अंकल क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हो। अभिनव जी बात छुपाते हुए, नहीं नहीं बेटा, सब ठीक है, आप इंजॉय करो। आहिल, अंकल अगर कोई परेशानी है तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। अभिनव जी उससे अपनी परेशानी छुपा नहीं पाए, क्योंकि अब तो बारात वाकई बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। इसीलिए उन्होंने आहिल को सारी बात बता दी। लेकिन ये सब बातें पीछे खड़ी आरती जी ने भी सुन लीं। ये बात सुनते ही वो बहुत बेचैन हो उठीं और अभिनव जी से कहने लगीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि सबका फ़ोन बंद हो?
सभी बारात का पूछ रहे हैं। मुझे ये सब सही नहीं लग रहा, जरूर कुछ गलत हुआ है। अभिनव जी आरती जी को पैनिक देखकर समझाते हुए कहते हैं, आरती कुछ गलत नहीं होगा। मानव के घर विक्रम अभिनव का छोटा भाई को भेजा है, वो अभी आता ही होगा। अभी पता लग जाएगा कि माजरा क्या है। तुम प्लीज कुछ बुरा मत सोचो। आरती जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आहिल आरती जी को चेयर पर बिठाते हुए, आंटी जी आप बैठिए, सब ठीक हो जाएगा। बल्कि आप ये सोचिए कि सब बहुत अच्छा होगा। आरती जी, लेकिन बेटा, लोग बार बार पूछ रहे हैं, हम क्या कहें उन्हें। आहिल, आंटी प्लीज, आप प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए। आहिल ने आरती जी को पानी पिलाते हुए कहा। इतनी देर में विक्रम भी लौट आए। उसे देखते ही अभिनव जी ने कहा, क्या हुआ विक्रम, उनको इतनी देर क्यों लग रही है। विक्रम ने बहुत दुखी आवाज में कहा, भाई साहब। अभिनव जी, तुम बोल क्यों नहीं रहे, बताओ ना क्या हुआ। अभिनव जी दुख भरे लहजे से बोले। नव्या ने पायल से पूछा, ये बारात अभी तक क्यों नहीं आई। बारात का इतनी लेट हो जाना नव्या को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पायल, जीजू को फोन करके पूछो इतनी देर कहाँ लग रही है। नव्या मानव को फोन करती है, पर फोन बंद आ रहा था। नव्या इस बात से परेशान हो गई, क्योंकि कुछ देर पहले भी उसने फोन किया था, तब भी फोन बंद आ रहा था। नव्या, फोन बंद आ रहा है पायल, ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पायल, दिया आप परेशान ना हो, मैं अभी बाहर से पता करके आती हूँ कि इतनी देर क्यों हो रही है। नव्या ने घबराहट से पायल का हाथ पकड़ते हुए कहा। पायल, जल्दी आना प्लीज। विक्रम, भाई साहब, वहाँ उनके घर में तो ताले लगे हुए हैं, वहाँ पर शादी जैसी कोई बात नहीं है। आसपास के लोगों को भी कुछ पता नहीं उनके बारे में। भाई साहब, मुझे लगता है हमें उन्होंने धोखा दिया है। आरती जी पैनिक होते हुए, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी के साथ इतना गलत नहीं हो सकता। पायल ने भी ये सारी बातें सुन ली थीं। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो गया है। तभी अचानक अभिनव जी का फोन रिंग हुआ। अभिनव जी ने फोन रिसीव किया और जैसे ही दूसरी तरफ की बात सुनी, उनके हाथों से फोन छूट गया और उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। जिसे देखकर पायल ने कहा, पापा क्या हुआ, बताइए ना क्या हुआ। अभिनव जी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और उन्होंने रोते हुए कहा, मानव ने कहा है कि वो ये शादी नहीं कर पाएगा, कोई बारात नहीं आएगी यहाँ पे। ये सुनते ही आरती जी का तो जैसे कलेजा फट गया हो। उन्हें सब कुछ घूमता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले वो चक्कर खाकर गिर जाती। आहिल ने उन्हें संभाल लिया। अभिनव जी ने जल्दी से उस नंबर पर फिर से फोन किया, पर अब वो नंबर भी बंद आ रहा था। अभिनव जी तो बुरी तरह से टूट गए थे, ऊपर से आरती जी की हालत खराब हो चुकी थी। अब तक लोगों ने भी तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी थीं। आहिल ने आरती जी को कमरे में लिटाया और अभिनव जी मुंह पर पानी के छींटे मारते हुए आरती जी को होश में लेकर आए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी खुशियों में अचानक ये ग्रहण कैसे लग गया। नव्या बेचैन हो रही थी कि पायल को इतनी देर क्यों लग रही है। पायल जैसे ही नव्या के पास पहुंची तो नव्या ने कहा, कहाँ रह गई थी तू, तुझे पता था ना मैं यहाँ अकेली हूँ, क्योंकि अब तक सारी लड़कियाँ वहाँ से एक एक करके निकल चुकी थीं। क्या हुआ, मानव अभी तक नहीं आया, बोलना पायल, तू चुप क्यों है। पायल ने नव्या को कसकर गले से लगा लिया और रोने लगी। उसको ऐसे देखकर नव्या बहुत घबरा गई और पायल से कहने लगी, तू ऐसे क्यों रो रही है, सब ठीक है ना, मानव क्यों नहीं आया अब तक। पायल गुस्से से लगभग चीखते हुए, वो नहीं आएंगे, वो नहीं करना चाहते ये शादी। नव्या ने पायल की बात सुनते ही उसे पीछे धकेलते हुए कहा, बकवास कर रही है ना तू, ये क्या कह रही है, मेरा मानव मुझसे शादी नहीं करना चाहता, मजाक कर रही हो ना तुम, मुझे तंग करने में बहुत मजा आता है ना तुम्हें। ये तो सोच, आज मेरी शादी है, आज के दिन तो मुझे परेशान मत कर। पायल नव्या को दोनों कंधों से झकझोरते हुए, दी होश में आओ, मैं कोई मजाक नहीं कर रही। आपके मानव ने पापा को फोन करके कहा है कि वो ये शादी नहीं कर सकता। अगर उन्होंने आना होता तो अब तक आ जाते, समझ रही हैं आप। नव्या अपने आंसुओं को रोकते हुए, नहीं, मेरा मानव ऐसा नहीं कर सकता, वो तो बेसब्री से शादी का इंतजार कर रहा था, वो तो अपने नाम की मेहंदी देखने को बेताब था, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। झूठ बोल रहे हो ना आप सब। नव्या जैसे अपने आप को झूठा दिलासा दे रही हो।
पायल रोते हुए, दी। हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? ये कहते हुए पायल ने नव्या को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। अभिनव जी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर उसे झूठा दिलासा ही दे सकें। दूसरी तरफ आरती जी का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। आहिल को उनकी हालत देखकर बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी। वो उन्हें चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आरती जी, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। किसी का क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने? अब कौन करेगा उससे शादी? सब कुछ खत्म हो गया। मेरी एक नहीं, मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो गई। जिनकी बारातें नहीं आती, उनकी शादी कभी नहीं होती। दुनिया ताने मार मार कर मेरी बेटी का जीना मुश्किल कर देगी। आहिल, आंटी आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? आपको पता है ना, आपकी बेटी में कोई कमी नहीं है। कोई भी अच्छा लड़का उससे शादी कर लेगा। जब इस सब में उसकी गलती नहीं है तो क्यों लोग उस पर उंगली उठाएंगे? गलती तो उस लड़के की है, तो आपकी बेटी सजा क्यों भुगतेगी? ऐसा नहीं होता आंटी जी। आरती जी, ऐसा ही होता है। आपको शायद दुनियादारी का पता नहीं। कोई भी रिश्ता टूटे, कसूर सिर्फ लड़की का ही माना जाता है। आपको लगता है ये सब हो जाने के बाद कोई लड़का खुद चलकर उससे शादी करना चाहेगा? नहीं, उसके चरित्र पर 100 सवाल उठाए जाएंगे। मुझे एक बात बताइए कि आप कर लोगे नव्या से शादी? आरती जी का सवाल सुनकर आहिल के हाथ वहीं रुक गए। उसकी तो जैसे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई और वो बुत सा बना वहीं खड़ा रह गया। आरती जी, क्या हुआ बेटा जी? यही सच्चाई है। आपको तो सब पता था कि यहाँ क्या हुआ। आपको ये भी पता था कि इन सब में मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। ये सब जानते हुए भी आपने अपने हाथ तुरंत पीछे खींच लिए। तो मैं कैसे मान लूं कि दुनिया इन सब बातों में यकीन करेगी? सॉरी, मुझे आपसे ये नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन यही सच है कि एक लड़की का सच कभी किसी को नहीं दिखता। आरती जी का रोना अब सिसकियों में बदल गया था। उनके आंसू आहिल का सीना छलनी कर रहे थे, जिसे अपनी माँ जैसा माना था। वो इतनी तकलीफ में थी और वो खड़ा तमाशा देख रहा था, कुछ कर नहीं पा रहा था उनके लिए। नव्या तो सच जानकर एक जिंदा लाश की तरह हो गई थी। उसे तो जैसे कुछ सुनना समझना बंद हो चुका था। पहला कहर उस पर ये टूटा था कि बारात उसके दरवाजे तक नहीं पहुंची, और अब दूसरा कहर उस पर ये टूट गया जब उसे पता चला कि उसकी शादी आहिल से होने जा रही है। अवनव जी उससे उसकी मर्जी पूछ रहे थे, पर उसमें शायद अब उसमें कुछ कहने सुनने की शक्ति बाकी नहीं थी। परिवार की इज्जत बचाने और अपने माँ बाप का सम्मान कायम रखने का एक यही तरीका था। इसलिए उसने बिना कोई विरोध किए इस शादी के लिए हामी भर दी। आहिल को आरती जी के दुख दर्द समेटने का यही सही तरीका लगा। सबने इस अनचाहे रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। आहिल और नव्या उसी शादी के मंडप में पति पत्नी के रिश्ते में बंध गए। जो किस्मत में होगा वो खुद चलकर आएगा, जो नहीं होगा वो पास आकर भी दूर चला जाएगा। आहिल ने अब तक घर में दाई माँ को सिचुएशन समझाते हुए इस शादी के बारे में बता दिया था। दाई माँ ने मौके की नजाकत को समझते हुए आहिल से कोई सवाल जवाब ना करते हुए आहिल और उसकी दुल्हन का स्वागत किया। आहिल को अपनी दुल्हन के साथ देखकर दाई माँ की आंखें भर आईं और ये बात आहिल से भी छुपी ना रह सकी। सबसे पहले दाई माँ ने आरती से उन दोनों का स्वागत किया, फिर गृह प्रवेश की रस्म करते हुए नव्या और आहिल को घर के अंदर ले आईं। नव्या एक बेजुबान बुत की तरह इन रस्मों को निभा रही थी। दाई माँ ने नव्या की हालत देखते हुए जल्दी ही उसे आराम करने के लिए आहिल के रूम में पहुंचा दिया। दाई माँ ने आहिल से कहा, बाबा आप भी आराम कर लीजिए, आप थक गए होंगे। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे तुरंत बुला लीजिएगा। ऐसा कहकर दाई माँ पलट गईं तो आहिल ने उन्हें पुकारा, दाई माँ। दाई माँ ने पलटकर देखा तो आहिल अपने हाथों से दोनों कान पकड़े हुए अपने घुटनों तक के बल बैठा हुआ था। आहिल को ऐसे देखकर दाई माँ ने कहा, बाबा ये क्या कर रहे हो आप? आहिल, आपको याद है ना दाई माँ, बचपन में मैं जब भी कोई गलती करता था तो आपसे ऐसे ही माफ़ी मांगता था और आप मुझे झट से अपने सीने से लगा लेती थीं। आज भी अपने बेटे को माफ़ कर दीजिए। दाई माँ ने उसे उठाते हुए कहा, किस बात की माफ़ी?
आहिल, जानता हूँ आपने मेरी शादी को लेकर क्या क्या सपने सजोए थे। मेरी शादी का सपना आप दिन रात देखती थीं और मैंने यूं अचानक शादी करके आपका दिल तोड़ दिया। मैंने देखा जब मैं शादी करके आपके सामने आया तो आपकी आंखें कैसे भर आई थीं। आई एम सॉरी दाई माँ, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था। दाई माँ ने आहिल को झट से गले से लगा लिया और कहा, बाबा आप कभी मुझे तकलीफ पहुंचा नहीं सकते, पर बाबा थोड़े बुद्धू हो आप। आहिल ने हैरानी से उनकी तरफ देखा तो दाई माँ ने कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो? आपने ये तो देख लिया कि आपकी दाई माँ की आंखों में आंसू हैं, पर ये नहीं जान पाए कि वो खुशी के आंसू हैं। एक ऐसा सपना जो छोटी मालकिन और मैंने एक साथ तुम्हारे लिए देखा था, आज जब वो सपना पूरा हुआ तो आंखें खुशी से छलक गईं। मुझे यकीन है आज छोटी मालकिन भी बहुत खुश होंगी। ये बात सुनते ही आहिल की आंखों में भी आंसू बह उठे, जिसे दाई माँ ने साफ करते हुए कहा, नहीं बाबा, इतने खुशी के मौके पर मेरे आहिल बाबा की आंखों में मुझे आंसू बिल्कुल नहीं चाहिए। आहिल एक बार फिर से दाई माँ के गले लग गया। नव्या सच को एक्सेप्ट करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसके कानों में अभी भी मानव की आवाज़ें गूंज रही थीं। नबी आई लव यू, नबी मैं तुम्हें दुल्हन बने देखना चाहता हूँ, नबी तुम्हारा प्यार मैं कभी खोना नहीं चाहता। ये सब सोचते हुए नव्या के सब्र का बांध टूट गया और उसकी आंखों से आंसू सारे बंधन तोड़ते हुए बह उठे। वो रोते रोते कहने लगी, तुम झूठे, तुम्हारा प्यार झूठा, तुम्हारा हर एक वादा झूठा, तुमने मुझे छोड़ा नहीं है मानव, तोड़ दिया है। अब शायद जिंदगी में कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। आई हेट यू मानव। ये कहते हुए नव्या ने अपने सारे गहने गुस्से से उतार फेंके और अपनी हथेलियों से अपना मुंह ढककर रोने लग गई। रोते रोते उसकी नज़र अपने हाथ पर मेहंदी से लिखे मानव के नाम पर गई तो उसके दिल में एक बार फिर दर्द का सैलाब उमड़ आया और वो पागलों की तरह अपने हाथों से मानव का नाम मिटाने की कोशिश करने लगी और अंत में निढाल होकर वहीं बेड के पास जमीन पर ही जा बैठी। आहिल जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसे देखते ही नव्या खुद को समेटते हुए जल्दी से उठ खड़ी हुई। आहिल ने नव्या की तरफ उसका बैग बढ़ाते हुए कहा, तुम चाहो तो चेंज कर सकती हो। आहिल को देखकर नव्या के अंदर दुख का एक तूफान सा उमड़ गया। उसने आहिल को उसकी शर्ट के कॉलर से पकड़ते हुए कहा, क्यों किया तुमने ऐसा? दिखाना चाहते थे कि तुम कितने महान हो। मेरी फैमिली की नज़र में महान बन गए तुम। मुझ बेचारी पर रहम दिखाकर मुझे शादी की भीख दे दी तुमने। आहिल अपना कॉलर छुड़ाकर उसका हाथ झटकते हुए, लिसन, डोंट टच मी अगेन लाइक दिस। और जहाँ तक बात महान बनने की है तो हाँ, मैं तो महान बन गया, पर तुम्हें क्या हुआ था? तुमने भी तो चुपचाप ये शादी करके महानता दिखा ही दी और उस लड़के ने तुम्हें छोड़ दिया, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन तुम मुझ पर क्यों निकाल रही हो? मैंने ऐसा क्यों किया तुम कभी नहीं समझ पाओगी, क्योंकि किसी की बातों को समझने के लिए पहले उसको समझना पड़ता है। ये कहकर आहिल गुस्से से वहां से चला गया। नव्या एक बार फिर वहीं बैठ गई और उसकी आंखों से न जाने कितने ही आंसू बह उठे। दाई माँ ने नव्या के लिए नाश्ता भिजवाया, जिसे खाना तो दूर नव्या ने देखा तक नहीं। थोड़ी देर बाद दाई माँ खुद नव्या के पास आईं और नाश्ता वैसे का वैसा पड़ा देखकर कहा, बहू रानी आपने तो कुछ खाया नहीं, थोड़ा सा खा लीजिए। नव्या, अभी मेरा मन नहीं है खाने का। दाई माँ ने बड़े प्यार से नव्या से कहा, थोड़ा सा खा लीजिए। नव्या, बिल्कुल भी मन नहीं है। दाई माँ, कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर रुक कर खा लीजिएगा। फिर कुछ सोचकर नव्या के आगे एक साड़ी और कंगन रखते हुए बोली, बहू रानी, ये साड़ी और कंगन आहिल बाबा की माँ के हैं। आप इन्हें पहनकर अगर थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाती तो पूजा की एक छोटी सी रस्म अदा हो जाती। आहिल के नाम का जिक्र आते ही नव्या का मन एक बार फिर गुस्से से भर गया और उसने उस साड़ी और कंगन को दूर करते हुए कहा, मुझे नहीं निभानी कोई रस्म, आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? ये सुनकर दरवाजे पर खड़े आहिल की मुट्ठियां गुस्से से भिज गईं। नव्या के इस तरह दाई माँ को जवाब देने से आहिल का मन गुस्से से भर गया, पर वो अपना गुस्सा
दाई माँ के सामने ज़ाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कमरे में दाखिल हो गया और दाई माँ से कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं समझा दूंगा इसे। दाई माँ आहिल की बात सुनकर कमरे से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद आहिल नब्या से कहता है, मैं बिल्कुल सही सोचता था तुम्हारे बारे में। बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है ये तो तुम्हें आता ही नहीं है। जिनके तुम्हें पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए था, उनसे तुम इस लहजे में बात कर रही हो। छोड़ो इन बातों को, तुमसे और उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ। जहाँ तक बात इस साड़ी और कंगन की है, तो मुझे लगता है तुम इसके लायक ही नहीं हो, तुम इसे डिजर्व ही नहीं करती। ये कहकर आहिल बड़े प्यार और सम्मान से वो साड़ी और कंगन उठाकर अपनी अलमारी में रख देता है। आहिल नब्या से कहता है, चुपचाप चेंज करो और तैयार होकर बाहर आ जाओ। नब्या, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी हर बात मानना मेरे लिए जरूरी है? नहीं करना मुझे चेंज, नहीं आना मुझे बाहर। आहिल, ओके फैन, अब अपनी बात पर कायम रहना। अभी कुछ देर में अंकल आंटी पगफेरे की रस्म के लिए आते होंगे। मैं ऐसा करूंगा, उन्हें सीधा यहीं भेज दूंगा। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उनकी बेटी ससुराल में पहले ही दिन कैसी हरकतें कर रही है। और तुम्हें कोई रस्में नहीं निभानी ना, यही बात अपने मम्मी पापा से बोलकर दिखाना। मम्मी पापा के आने की बात सुनकर नब्या परेशान हो गई। चाहे कुछ भी हो, उसने ये सब अपने मम्मी पापा के लिए किया था। आहिल दाई माँ के पास पहुंचा तो दाई माँ ने पूछा, बाबा बहुरानी के मायके वाले आने वाले हैं, वो बहुरानी को इस हालत में देखेंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। आहिल, मैंने उसे समझा दिया है, अभी कुछ ही देर में आ जाएगी, आप परेशान मत होइए। थोड़ी देर में ही अभिनव जी और आरती जी वहां आ पहुंचे। दाई माँ ने उनका दिल से स्वागत किया और वो भी दाई माँ से सम्मान पूर्वक मिले। आहिल और अभिनव जी और आरती जी ने गले लगा लिया। अभिनव जी और आरती जी की निगाहें नब्या को ढूंढ रही थीं। आरती जी ने पूछ ही लिया, नब्या कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। मैं यहाँ हूँ माँ। पीछे से नब्या की आवाज आई तो सबकी निगाहें उस पर चली गईं। नब्या सलीके से तैयार होकर उन सब के सामने खड़ी थी। उसे देखकर अभिनव जी और आरती जी की आंखें नम हो गईं और उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। कुछ देर रुकने के बाद दाई माँ से इजाजत लेते हुए अभिनव जी और आरती जी नब्या और आहिल को अपने साथ ले जाने की तैयारी करने लगे तो आहिल ने कहा, सॉरी, मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा। वो क्या है ना कि ऑफिस में एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है जिसे अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। अभिनव जी, कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूँ। आरती जी, कोई बात नहीं, अगर आप आज नहीं आ रहे पर कल आप नब्या को लेने के लिए तो आएंगे ना, हम सब आपका इंतजार करेंगे। आहिल, जी आंटी। आरती जी, आप मुझे आंटी के बजाय माँ बुलाएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये कहते हुए उन्होंने आहिल को गले से लगा लिया। अभिनव जी और आरती जी नब्या के साथ अपने घर पहुंच गए। नब्या को ऐसे लग रहा था पता नहीं कितने अरसे के बाद वो इस घर में आ रही हो। पायल ने नब्या को देखते ही उसे कसकर गले से लगा लिया और पूछा, दी आप ठीक हो ना? नब्या, जितनी ठीक हो सकती थी उतनी हूँ। आरती जी, पायल उसे अंदर तो आने दो, सारी बातें वहीं खड़े खड़े करनी है। अभिनव जी ने नब्या को सीने से लगाते हुए कहा, सच सच बता मेरी बच्ची, तू कैसी है? नब्या, पापा सब ठीक है, और जो ठीक नहीं है उसे ठीक होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना पापा। अभिनव जी, मुझे भरोसा है अपनी बेटी पर, वो सब संभाल लेगी। एक बात याद रखना, हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं। नब्या, लेकिन बातों से मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे बहुत भूख लगी है। नब्या ने ऐसा कहा तो सीरियस माहौल में भी सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नब्या खुद को दुखी दिखाकर अपने मम्मी पापा के दिल के बोझ को बढ़ाना नहीं चाहती थी। रात में पायल ने नब्या से पूछा, दी आप मुझे ठीक नहीं लग रही हो। नब्या, क्यों, क्या हुआ मुझे? लोग कहते हैं बेवफाई का गम मार डालता है, मैं तो तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी हूँ, खा पी रही हूँ, सब कुछ नॉर्मल तो है। ये कहते हुए नब्या की आंखों में आंसू आ गए। पायल नब्या को गले लगा लेती है और कहती है, दी आप रोइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन भी नब्या ने अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल बनाए रखा। आरती जी पूरे मन से आहिल के लिए कई तैयारियों में जुट गईं। आरती जी ने आहिल को फ़ोन लगाया पर आहिल ने फ़ोन पिक नहीं किया। अभिनव जी, किसे फ़ोन कर रही हो? आरती जी, आहिल को फ़ोन लगाया था,
बस ये कन्फर्म करना था कि वो कब तक आएंगे, पर उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। अभिनव जी, अरे ऑफिस में बिजी होंगे। उन सब ने आहिल के स्वागत की सारी तैयारियां कर रखी थीं, पर आहिल का कोई अता पता नहीं था और ना ही वो फ़ोन उठा रहा था। सभी के परेशान चेहरे देखकर नव्या ने आहिल को फ़ोन लगा दिया, जिसे आहिल ने पिक भी कर लिया और कहा, बोलो। नव्या ने साइड पर जाकर बात करते हुए कहा, किसी का फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम? और तुम अभी तक आए क्यों नहीं? आहिल, क्योंकि मुझे आना ही नहीं है। नव्या, वाट यू मीन? तुम्हें आना नहीं है? यहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम जल्दी आओ, सभी बहुत परेशान हो रहे हैं। आहिल, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? और तुम क्या कह रही थी कि तुम्हें कोई रस्म नहीं निभानी, तो मैं क्यों बेकार में ये रस्में निभाता रहूं? मेरा टाइम वेस्ट मत करो। नव्या, पर मैं उन सबको क्या जवाब दूं? आहिल, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, किसी को मुंह पर जवाब कैसे देते हैं, ये तो तुम्हें अच्छी तरह से आता है। ये कहकर आहिल ने फ़ोन काट दिया। नव्या को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सबको जाकर क्या कहे। उसकी फैमिली जो आहिल से इतनी उम्मीदें लगाकर बैठी है, वो उनका दिल कैसे जाकर तोड़ दे। कल के बाद वो अपने परिवार को इतना बड़ा झटका नहीं दे सकती थी। अपने परिवार की खातिर नव्या ने फिर से आहिल को फ़ोन लगा लिया, तो आहिल ने कहा, अब क्या है नव्या, तुम थोड़ी देर के लिए आ जाओ। आई रिक्वेस्ट यू। आहिल, ये रिक्वेस्ट है, मुझे तो धमकी लग रही है। नव्या अपनी आवाज़ में थोड़ी सी नरमी लाते हुए, आहिल प्लीज़, थोड़ी देर के लिए आ जाओ। आहिल, तुम्हें तो रिक्वेस्ट करनी भी नहीं आती। नव्या नरम लहजा अपनाते हुए, आहिल प्लीज़, प्लीज़ आ जाओ। आहिल, अब कुछ सही है, तुम इतना कह रही हो तो आ जाऊंगा। ये बात सुनकर नव्या को थोड़ी राहत मिली और वो ये बात बताने नीचे पहुंचती है तो देखती है कि आहिल सभी के साथ बैठा मुस्कुराते हुए बातें कर रहा है। नव्या मन में सोचती है, इसका मतलब मुझे बेवजह परेशान कर रहा था ये, मुझे इतनी परेशानी में डालकर कैसे रिलैक्स होकर मुस्कुरा रहा है। नव्या ने गुस्से से आहिल की तरफ देखा तो आहिल ने मुस्कुराते हुए आई विंक कर दी। तू जो 20 है तो मैं 21 हूँ, सबसे अलग हूँ, मैं दिल का रईस हूँ। ये तेरे बार का छोटा सा जवाब है, मैंने चुकाया तुम्हारा हर हिसाब है। आहिल के लिए आरती जी ने खाने में न जाने कितनी ही चीज़ें परोस दी। आहिल भी बड़े मन से खाना खा रहा था। जैसे ही आरती जी ने स्वीट डिश उसकी तरफ बढ़ाई तो आहिल एकदम से बोल उठा, आंटी प्लीज, अगर और कुछ खाया तो मेरा पेट फट जाएगा, आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया और कुछ नहीं खा सकता मैं। आरती जी, आपको मुझे माँ बुलाना अच्छा नहीं लगता? आहिल, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो गलती से मुंह से निकल गया था। अभिनव जी, कोई बात नहीं बेटा, आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आहिल को इस बात की खुशी थी कि वो कल तक जिसमें उसे अपनी माँ की झलक दिखती थी, आज वो उन्हें पूरे हक से माँ बुला सकता है। नव्या उसकी इतनी खातिरदारी होती हुई देखकर मन ही मन में कुढ़ रही थी और मन में कहने लगी, खुद को सचमुच का राजकुमार समझ रहा है और मम्मी पापा तो इसे और सर पर चढ़ा रहे हैं, खुद की बेटी की कोई वैल्यू ही नहीं है। जब नव्या के वापस जाने का वक्त आया तो सभी फिर से इमोशनल हो गए। अभिनव जी ने आहिल के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा, मुझे समझ ही नहीं आता कि आपका शुक्रिया किन लफ्ज़ों में अदा करूं। आपने सारे समाज में मेरा मान सम्मान गिरने से बचा लिया। आहिल ने उनके हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा, आप ऐसा करके मुझे अपनी ही नज़रों में गिरा रहे हो। बेटा, कहते हो ना आप मुझे, यही अगर हाथ आशीर्वाद के लिए बढ़ते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। आज के बाद आप ऐसा कभी नहीं करोगे। अभिनव जी, अगर आपको नहीं पसंद तो दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा और हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम बच्चों के साथ है। आरती जी ने नव्या को कसकर गले से लगा लिया और समझाते हुए कहा, बेटा, मेरी एक बात याद रखना, अगर मन की हो तो अच्छा, अगर ना हो तो उससे भी अच्छा, क्योंकि भगवान के फैसले इंसान के फैसलों से बेहतर होते हैं। पायल इमोशनल होकर नव्या के गले से लग गई और आंसू बहाते हुए कहने लगी, आई मिस यू दी। आहिल ने पायल से कहा, कम ऑन पायल, तुम्हारी दी तुमसे दूर थोड़े जा रही हैं, हम एक ही शहर में रहते हैं, तुम जब चाहो इससे मिलने आ सकते हो या इसे अपने पास बुला सकती हो, इसमें इतना रोने वाली क्या बात है? वैसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? पायल अपने आंसू साफ करते हुए, नहीं मानूंगी कहिए। आहिल,
तुम बहुत सुंदर हो, पर रोते हुए बिल्कुल जोकर लगती हो। आगे से किसी के सामने रोने से पहले ये बात याद रख लेना। पायल, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इतनी भी बुरी नहीं लगती मैं। आहिल मुस्कुराते हुए, थोड़ी बुरी तो लगती हो ना? पायल मुस्कुराते हुए, क्या जीजू आप भी? आहिल, ऐसे मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हो, ऐसे ही रहा करो। और अगर तुम्हारा मन हो तो तुम मुझसे भी मिलने आ सकती हो। पायल आहिल को साइड से हक करते हुए कहती है, जरूर जीजू। आहिल नब्या के साथ घर की तरफ निकल गया। आहिल ने बीच रास्ते में गाड़ी रोक दी तो नब्या ने कहा, ये गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? आहिल, कुछ बात करनी थी तुमसे। नब्या, बात घर पर जाकर भी हो सकती है। वैसे भी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, इसलिए घर चलो। आहिल, मैं तुम्हारा कोई ड्राइवर नहीं हूँ जो ऐसे ऑर्डर दे रही हो, और मैं भी तुमसे बात करने के लिए मरा नहीं जा रहा, पर ये घर पे जाने से पहले तो ही बेहतर है। नब्या, बोलो ऐसी क्या बात है? आहिल, मैं जानता हूँ कि ये शादी एक झूठ है, और ये झूठ बंद कमरे में ही रहे तो यही अच्छा है। हमारी फैमिली के लिए ये शादी एक सच्चाई है, और मैं नहीं चाहता कि हमारी कोई भी हरकत से उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचे। कल तुमने जो मेरे घर पर किया, आज चाहता तो मैं भी वैसा कर सकता था, लेकिन मुझे अपने अपनों की फीलिंग्स की बहुत परवाह है। उम्मीद करता हूँ तुम मेरी बात समझ गई हो। आगे से मेरे अपनों को हर्ट करने का सोचना भी मत। उसकी बातों का नब्या के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये एहसास था कि कल उसका बिहेवियर ठीक नहीं था। नब्या आहल के साथ घर पहुंची तो दाई माँ ने खुश दिली से उसका स्वागत किया। उनके चेहरे पर कोई शिकवा शिकायत नजर नहीं आई। आहल उनसे मिलकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। नब्या ने भी आगे बढ़कर उनके पांव छू लिए। दाई माँ ने नब्या को उठाते हुए कहा, अरे बहू रानी, ये क्या कर रही हैं आप? इसकी कोई जरूरत नहीं है। नब्या, सॉरी, कल मैंने आपसे बहुत रुड़ तरीके से बात की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं कल के लिए शर्मिंदा हूँ। दाई माँ, बहू रानी कैसी बातें कर रही हैं आप? रात गई बात गई, नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। नब्या, जी। दाई माँ, मैं आहल की दाई माँ हूँ, आप मुझे आहल की तरह दाई माँ बुला सकती हैं। सामने दीवार पर लगी एक बड़ी सी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए दाई माँ ने कहा, ये आहल के मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये कहते हुए उनकी आंखें नम हो गईं। बहू रानी, आप अपना नया जीवन शुरुआत करने से पहले आप इनका आशीर्वाद ले लें। नब्या ने आगे बढ़कर उन तस्वीरों के आगे सर झुका दिया। दाई माँ, बहू रानी, अब आप भी आराम कर लीजिए। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बेझिझक कह सकती हैं। अब तक आहिल फ्रेश होकर वहां आ पहुंचा था। आते ही उसने कहा, दाई माँ, आपके हाथ की गर्मा गर्म कॉफ़ी हो जाए। दाई माँ ये सुनते ही किचन की तरफ बढ़ गईं। नब्या भी रूम की तरफ बढ़ गई। तभी दरवाजे की तरफ से आवाज़ आई, भाई मैं आ गई। आहिल खुशी से, जिया तुमने बताया नहीं कि तुम आने वाली हो, मैं तुम्हें लेने आ जाता। जिया, सरप्राइज। ये कहते हुए वो आहिल के गले लग गई और कहने लगी, असली सरप्राइज तो आपने दिया। मैं 2 दिन के लिए अपनी फ्रेंड की शादी में गई थी और पीछे से आपने शादी भी कर ली। मैंने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा। आहिल, सॉरी जिया, पर सोचा तो मैंने भी नहीं था ऐसा हो जाएगा। जिया, इट्स ओके भाई, अब जल्दी से भाभी से तो मिलवा दीजिए। आपको नहीं पता कि ये सफ़र मैंने कैसे तय किया है। मेरा मन कर रहा था कि भाग कर यहाँ आ जाऊं और अपनी भाभी से मिल लूं। दाई माँ, बहुरानी अभी आती ही होंगी। जिया ने उन्हें कसकर गले लगाते हुए कहा, माँ कैसी हैं आप? आज खुश तो बहुत होंगी ना आप? आपकी ख्वाहिश जो पूरी हो गई। दाई माँ, खुशी की बात तो है, तो खुश होना तो बनता है। लो आ गई तुम्हारी भाभी और मेरे आहल बाबा की दुल्हन। जिया ने नज़र घुमाकर देखा तो सामने नब्या को देखकर हैरान हो गई। नब्या की नज़र भी जब उसकी तरफ पड़ी तो हैरानी से उसके मुंह से निकला, जिया तुम? जिया नब्या को अपने सामने देखकर हैरानी रह गई। उसने हैरानी से कहा, नब्या तुम? दाई माँ, क्या तुम बहुरानी को पहले से जानती हो? जिया, हाँ माँ, नब्या मेरी दोस्त है। ये कहकर वो नब्या के गले लग जाती है और पूछती है, कैसी हो तुम? नब्या, मैं तो ठीक हूँ, पर तुम कैसी हो? उस दिन के बाद तुमसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। जिया, मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी, सोचा नहीं था इस तरह से तुमसे मुलाकात हो जाएगी। अब तो हमें साथ ही रहना है नब्या, तो रोज बातें होंगी। दाई माँ,
आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, ये बहुत अच्छी बात है। पर जिया ये रिश्ते में तुम्हारे भाई की दुल्हन है, इसलिए तुम्हें इनका नाम लेने की बजाय इन्हें भाभी कहना चाहिए। नव्या, इट्स ओके, तुम मुझे नाम से भी बुला सकती हो। जिया, मैं आप दोनों की बात मान लेती हूँ। जब दोस्त वाली फीलिंग आएगी तो नाम ले लूँगी, और जब ननद वाली फीलिंग आएगी तो भाभी बुला लूँगी। ठीक है ना भाई? आहिल, जिया कितना बोलती हो तुम, शादी से ऐसा क्या खा के आई हो? जिया गुस्से से आहिल को देखती है तो आहिल मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा मतलब तुम थक गई होगी ना, पहले फ्रेश हो जाओ, कुछ खा पी लो, आराम से बातें कर लेना। जिया आहिल को घूरते हुए अपने रूम में चली जाती है। आहिल उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा देता है। नव्या मन में सोचती है, अच्छा तो ये आहिल की बहन है, इसलिए वो उस दिन इसे पूरे हक से खींचकर अपने साथ ले जा रहा था, और मैंने पता नहीं क्या क्या समझ लिया, पर ये तो शादी करने वाली थी। फिर क्या हुआ? नव्या के जहन में कितने ही सवाल घूम रहे थे। रात को जब आहिल अपने रूम में आया तो नव्या को वहां देखकर सोचने लगा, जिंदगी का एक नया इम्तहान शुरू हो गया। अब अपना कमरा, अपनी लैब इसके साथ शेयर करनी पड़ेगी। पता नहीं कैसे हो पाएगा ये। आहिल ने नव्या को पूरी तरह इग्नोर करते हुए बेड पर लेट गया। नव्या, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम सो नहीं सकते? आहिल हैरानी से, सोऊं नहीं तो और क्या करूं? तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट मनाऊं? नव्या, शट अप, मेरे करीब आने का सोचना भी मत। मेरे कहने का मतलब था, तुम बेड पर नहीं सो सकते। आहिल, तुम्हारे करीब आना कौन चाहता है? तुम्हें तो कोई देखे भी ना। मेरा कमरा, मेरा बेड, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? नव्या, अगर तुम यहाँ सोओगे तो मैं कहाँ सोऊंगी? आहिल, ये फिल्म नहीं है कोई, और तुम कोई हीरोइन नहीं हो जिससे मैं कहूँगा आप बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर लेट जाऊंगा। मुझे अपने बेड के बिना नींद नहीं आती। नव्या, पर मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर नहीं कर सकती। आहिल, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। चुपचाप यहाँ सोना है तो सो जाओ, नहीं तो वो सोफा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरा दिमाग खराब मत करो। नव्या गुस्से से बेड के दूसरी साइड लेट जाती है। थोड़ी देर करवटें बदलने के बाद नव्या फिर से कहती है, सुनो। आहिल से कोई जवाब न पाकर वो फिर से कहती है, सुनो। आहिल, आहिल गुस्से से, अब क्या है? तुम चैन से सो भी नहीं सकती? नव्या, तुम चैन से सोने दोगी तब सोऊंगी। तुमने एसी कितना बड़ा रखा है, मुझे ठंड लग रही है, इसे तो कम कर सकते हो ना? आहिल, बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसे ही सोने की आदत है। ये कहकर वो दूसरी तरफ मुंह फेर कर सो गया। नव्या कुछ देर तो बर्दाश्त करती रही, पर जब बहुत ठंड लगने लगी तो उसने फिर से आहिल को आवाज़ लगाई, आहिल, आहिल। आहिल गुस्से से उठकर बैठ गया और कहने लगा, क्या चाहती हो तुम? नव्या, इतनी ठंड में तो मैं फ्रीज हो जाऊंगी। आहिल, यू नो व्हाट, तुम में बेसिक मैनर्स के साथ साथ कॉमन सेंस की भी कमी है। अगर इतनी ही ठंड लग रही है तो एक और ब्लैंकेट ओढ़ सकती हो ना? नव्या, लेकिन मुझे कैसे पता होगा कि ब्लैंकेट कहाँ है? आहिल, तुम्हारे घर में ब्लैंकेट कहाँ रखते हैं नव्या? नव्या, कबर्ड में। आहिल, हमारे घर में भी कबर्ड में रखते हैं, तहखानों में नहीं। कॉमन सेंस की कमी। नव्या, सारी कॉमन सेंस तो भगवान ने इसे दे दी, सड़ू। सुबह जब नव्या तैयार होने लगी तो उसे दाई माँ की पूजा वाली बात याद आ गई, जो पूजा उस दिन नहीं हो पाई थी। वो दाई माँ ने आज करने के लिए कहा था। नव्या ने आहिल से वो साड़ी और कंगन देने को कहा तो उसने साफ मना कर दिया। नव्या को बहुत गुस्सा आया, पर वो मन में कुछ सोचकर दाई माँ के पास पहुँच गई और कहने लगी, दाई माँ, मैं पूजा के लिए तैयार हूँ। दाई माँ, बहुरानी, आपने वो कंगन और साड़ी क्यों नहीं पहने? आपको अच्छे नहीं लगे? ये सुनते ही नव्या दाई माँ के गले लग गई और रोने लगी। दाई माँ ने घबराते हुए कहा, बहुरानी क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रो रही हैं? नव्या, वो दाई माँ, उस दिन मैंने पूजा करने से इनकार कर दिया था। इस बात को लेकर आहिल मुझसे बहुत गुस्सा है। मैंने उसे सॉरी भी बोला। दाई माँ, मैंने आपको भी सॉरी बोला। मैं सचमुच किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन आहिल मुझे माफ़ करने को तैयार ही नहीं है। उसने वो साड़ी और कंगन देने से मना कर दिया। ये कहकर नव्या ने फिर से रोना शुरू कर दिया। दाई माँ, आप यहीं रुको, मैं आहिल बाबा से बात करती हूँ। नव्या, नहीं दाई माँ, आपके बात करने से आहिल मुझ पर और गुस्सा करेगा। दाई माँ, मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा।
दाई माँ आहल के पास जाती है। नव्या भी उनके पीछे हो लेती है। दाई माँ आहल से कहती है, आहल बाबा, ये आपने क्या किया? आहल, मैंने क्या किया दाई माँ? दाई माँ, बाबा मैं मानती हूँ बहुरानी से गलती हुई, पर आपका उस पर गुस्सा करना सही नहीं है। वो नई है इस घर में, उन्हें हमारे प्यार की ज़रूरत है। उनकी हालत आपको समझनी चाहिए थी, पर आप तो उनसे नाराज़गी जताकर वो साड़ी और कंगन नहीं देना चाहते। ये ठीक नहीं है बाबा, आपसे मुझे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। आहल, लेकिन दाई माँ, लेकिन बेकिन कुछ नहीं। अगर आपको मेरी बात की परवाह है, तो आप अभी उन्हें वो साड़ी और कंगन देंगे? आहल न चाहते हुए भी अपनी माँ की साड़ी और कंगन नव्या के हाथ में थमा देता है, जिसे थामते हुए नव्या बड़े स्टाइल से अपने आंसू साफ करती है और आहल को देखते हुए आई विंक कर देती है। मैं वो समा नहीं जो ऐसे बुझ जाऊंगी, खुद भी जलूंगी, तुझे भी जलाऊंगी। नव्या इतराते हुए वो साड़ी पहनकर तैयार हो गई। आहल को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो दाई माँ के कारण बस चुप ही रह गया। दोनों पूजा के लिए बैठ गए। दोनों की जुबान भले ही खामोश थी, पर तीखी नजरों से एक दूसरे पर वार जारी थे। पूजा खत्म होने के बाद जिया ने कहा, भाई भाभी, आप दोनों एक साथ बहुत प्यारे लग रहे हो, मुझे आपकी फ़ोटो क्लिक करनी है। जिया अपना मोबाइल निकालती है और कैमरा ऑन करके उन दोनों पर फोकस कर देती है और कहती है, आप दोनों इतने दूर दूर क्यों खड़े हो? थोड़ा पास आइए ना। आहल और नव्या पास पास खड़े हो जाते हैं। जिया गुस्से से उन्हें देखती है तो आहल कहता है, क्या हुआ? ऐसी शक्ल क्यों बनाई है? जिया, ऐसे फोटो खिंचवाता है कोई? कंधे पर हाथ रखिए भाभी के और अपनी कीमती हंसी को कृपया थोड़ा सा बिखेर दें। जिया की बात सुनकर दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और जिया को अपने भाई भाभी की परफेक्ट फोटो मिल जाती है। पूजा के बाद दाई माँ नव्या से कहती हैं, बहुरानी, अगर आपको ठीक लग रहा है तो मीठे की रस्म भी कर लेते हैं। नव्या, जी दाई माँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। दाई माँ, बहुरानी, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, कुक मीठे में कुछ बना देगा, आप कड़छी चला देना, बस शगुन हो जाएगा। नव्या, नहीं दाई माँ, रस्म को रस्म की तरह करते हैं, मैं अपने हाथों से कुछ मीठा बना देती हूँ। आप ये बताइए कि मैं क्या बनाऊँ? दाई माँ, जैसी आपकी मर्जी, आप कुछ भी बना दीजिए जो आपको आसान लगे। नव्या, नहीं, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी जो थोड़ा सा मुश्किल हो। दाई माँ, मैं गाजर का हलवा बनाऊं तो कैसा रहेगा? दाई माँ, बहुत बढ़िया, आहल बाबा को गाजर का हलवा बहुत पसंद है, आप बनाएंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। नव्या मन में, आपके आहल बाबा का तो पता नहीं, पर मुझे उस सड़ू के लिए हलवा बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पर फिर उसके दिमाग में एक खुराफात सूझी और वो कहने लगी, अब तो मुझे अपने पति के लिए प्रेम पूर्वक हलवा बनाना ही पड़ेगा। नव्या ने पूरे मन से हलवा बनाकर अच्छी तरह से सजाती हुए कटोरियों में परोस दिया, लेकिन एक कटोरी में उसने खूब सारी लाल मिर्च उड़ेल दी और उसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए खुशी से वो हलवा लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंच गई। दाई माँ और जिया को हलवा देने के बाद उसने वो स्पेशल वाली कटोरी आहल को देते हुए कहा, आहल, ये मैंने आपके लिए बड़े प्यार से बनाया है, आई होप तुम्हें पसंद आएगा। आहल ने उसे कटोरी पकड़ते हुए उसकी तरफ देखा और सोचने लगा, इसका प्यार मतलब 100% कोई गड़बड़ है। पता नहीं इस चुड़ैल ने अब कौन सी नई चाल चली है, देखो कैसे सातिर हंसी हंस रही है। आहल ने उसको खाने से बचने के लिए कहा, दाई माँ, मैं थोड़ी देर रुक के खा लूँगा, अभी मेरा मन नहीं है। ये सुनते ही नव्या ने मासूम सा चेहरा बनाकर बेचारगी से दाई माँ की तरफ देखा तो दाई माँ झट से बोल उठी, बाबा, ये क्या बात हुई? बहुरानी ने इतनी मेहनत करके इतने प्यार से आपके लिए हलवा बनाया और आप नखरे दिखा रहे हो, देखो कितनी मायूस हो गई हैं बहुरानी। आहल मन में, ये चुड़ैल और मायूस नेवर। जिया ने हलवा खाते हुए कहा, भाई खाकर देखिए, लाजवाब है, एक बार खाओगे तो और मांगोगे। दाई माँ नव्या से, बहुरानी आप खड़ी क्यों हैं, आप भी बैठकर हमारे साथ खाइए। नव्या आराम से चेयर पर बैठ जाती है और बड़े आराम से खाना शुरू कर देती है। दाई माँ भी हलवा खाकर कहती हैं, बहुरानी आपके हाथ में जादू है। सभी के कहने पर आहल को न चाहते हुए वो हलवा खाना पड़ता है। जैसे ही एक चम्मच मुंह में रखता है, उसका कलेजा बाहर आने को हो जाता है। दाई माँ तुरंत उससे पूछती हैं, कैसा लगा? आहल बनावटी मुस्कुराते हुए, माइंड ब्लोइंग।
आहिल बड़े बड़े चम्मच लेकर कुछ सेकंड में ही हलवा खत्म कर लेता है, जिसे देखकर नव्या हैरानी रह जाती है और सोचती है, इस सड़ू ने कोई रिएक्ट क्यों नहीं किया, कैसा बंदा है ये। आहिल अर्जेंट कॉल का बहाना करते हुए वहां से अपने रूम की तरफ हो लिया। रूम में पहुंचते ही वो पानी के जग की तरफ लपका और जल्दी से 2-3 गिलास पानी के अपने अंदर उड़ेल लिए। फिर भी मिर्ची शांत ना हुई तो पिलो में अपना मुंह दबा लिया, पर इतनी आसानी से राहत कहाँ मिलने वाली थी। फिर उसे कुछ याद आया तो उसने जल्दी से बेड के साइड टेबल से चॉकलेट्स निकाली और जल्दी जल्दी से खा ली, जिससे मुंह को तो राहत मिल गई, पर सीने में अब भी जलन हो रही थी। उसने गुस्से से कहा, ये पंगा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा नव्या। सारा दिन नव्या हैरान परेशान रही कि आहिल की तरफ से कोई भी रिएक्शन क्यों नहीं आया। रात को डिनर के बाद आहिल ने सबके सामने नव्या को गिफ्ट देते हुए कहा, नव्या तुमने इतने प्यार से मेरे लिए हलवा बनाया और मैंने ठीक से तुम्हारी तारीफ भी नहीं की। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट है। एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम इसे अभी पहनकर दिखा दो। नव्या उसके इतने प्यार से बात करने से समझ जाती है कि दाल में जरूर कुछ काला है। वो कहती है, आहिल अभी तो रात होने वाली है, कल सुबह पहन लूंगी ना। आहिल निराशा भरी आवाज में, अगर तुम नहीं पहनना चाहती तो इट्स ओके दाई माँ। बहुरानी जब वो इतने प्यार से कह रहे हैं तो पहन लो, 2 मिनट की तो बात है, ऐसे एक दूसरे की बात नहीं टालते। नव्या उनकी बात सुनकर वो गिफ्ट लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है और आहिल के चेहरे पर एक विक्ट्री स्माइल आ जाती है और वो वहीं दाइमा और जिया के साथ बैठकर नव्या का वेट करने लगता है। नव्या गिफ्ट खोलती है तो उसमें बेहद खूबसूरत साड़ी निकलती है। नव्या साड़ी को अच्छी तरह से उलट पलट कर देखती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता और वो कहती है, सोच नव्या क्या हो सकता है, वो तुम्हें ऐसे ही ये साड़ी गिफ्ट नहीं दे सकता, कुछ तो है, पर क्या। नव्या को कुछ नहीं मिलता तो वो हार कर साड़ी पहन लेती है और खुद को मिरर में देखकर कहती है, वैसे चॉइस तो अच्छी है सड़ू की। नव्या साड़ी पहनकर बाहर आती है तो सब उसकी तारीफ करते हैं, वो लग भी रही थी तारीफ के काबिल। उसके बाद सभी सोने के लिए अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ जाते हैं। आहिल बड़े प्यार से नव्या को कहता है, हम भी चलें। नव्या हैरानी से उसकी तरफ देखती है और रूम की तरफ बढ़ जाती है और आहिल मन में कहता है, नव्या तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होता है अब। नव्या रूम में पहुंचती है तो उसे अपनी बाजुओं पर खुजली महसूस होती है। धीरे धीरे वो खुजली पूरी बॉडी पर होनी शुरू हो जाती है। नव्या कभी कहीं तो कभी कहीं खुजाने लग जाती है। आहिल उसे देखकर हंसते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम में बंदर की आत्मा घुस गई है। नव्या गुस्से से, ये सब तुमने किया है ना। आहिल, हाँ डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नव्या, शट अप। नव्या की पूरी बॉडी खुजली के मारे जल रही थी। नव्या कुछ ही देर में खुजली से बेहाल हो गई थी और आहिल इस मंजर का नज़ारा उठाते हुए बहुत सुकून महसूस कर रहा था। उसे यूं मुस्कुराते हुए देखकर नव्या ने कहा, तुम बहुत बुरे हो, आई रियली हेट यू। आहिल, अरे मैं बुरा हूँ, तुम तो मुझसे भी बुरी हो। मैंने अगर तुम्हें दर्द दिया है तो इसकी दवा भी मैं ही दूंगा। ये है इस खुजली का इलाज। आहिल ने हाथों में एंटीडोज उसे दिखाते हुए कहा, देखा मैं कितना सोचता हूँ तुम्हारे बारे में। तुमने तो एक बार आकर मेरा हाल भी नहीं पूछा और कहती हो कि मैं बुरा हूँ। वो एंटीडोज देखकर नव्या की आंखों में चमक आ गई और वो झट से बोली, ओके मैं बुरी हूँ, बहुत बुरी। अब जल्दी से मुझे ये एंटीडोज दे दो, मुझसे ये खुजली सहन नहीं हो रही। आहिल, ऐसे कैसे, प्यार से तो कहो। नव्या थोड़े आराम से, आहिल दो ना प्लीज। आहिल, थोड़े प्यार से और। नव्या, आहिल प्लीज प्लीज मुझे दवा दे दो। आहिल, तुम्हें पता है जब तुम इतने प्यार से कुछ कहती हो ना तो मैं तुम्हें मना ही नहीं कर पाता। ये लो, ये दवा खा लो और ये लोशन पूरी बॉडी पर लगा लो, थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। नव्या वो जल्दी से दवा खाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। थोड़ी देर में उसे राहत महसूस होने लगती है, पर उसका आहिल को घूरना अभी भी जारी था, जिसे देखकर आहिल ने कहा, क्या है, पसंद आ गया हूँ क्या। माना कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर ऐसे मुझे नज़र मत लगाओ। नव्या नफरत से उसके ऊपर पिलो फेंक देती है। आहिल के मुंह से बरबसी निकल जाता है, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा।
नव्या आज शादी के बाद पहली बार ऑफिस जा रही थी। क्योंकि दोनों की मंजिल एक थी, इसलिए दाई माँ की एक साथ जाने वाली बात को दोनों नकार नहीं पाए। ऑफिस पहुंचने पर ऑफिस के स्टाफ ने फूल देते हुए नव्या का वेलकम किया। पहले और बात थी, पर अब वो उनके बॉस आहिल की वाइफ थी। इतना करना तो बनता था। नव्या को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। सबका नजरिया बदल गया था। जब उसकी कलीग ने उसे नव्या मैम कहकर पुकारा, तो वो चुप ना रह सकी। उसने कहा, प्लीज मुझे ये मैम कहकर मत बुलाइए। मैं आप सबके लिए वही नव्या हूँ जो पहले थी। आप सब मेरा नाम लेकर ही बुलाइए प्लीज। नव्या, आपके लिए सर के साथ वाला केबिन रेडी करवा दिया है, रजत ने नव्या से कहा। नव्या कुछ कहती इससे पहले ही आहिल बोल उठा, ये तुमने क्या कर दिया रजत? तुम नव्या को जानते नहीं। ये अपने उसूलों की बहुत पक्की है। इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि इसे कोई भी एडवांटेज अपनी मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि अपने हस्बैंड की वजह से मिले। सही कह रहा हूँ ना नव्या? आहिल ने नव्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। नव्या, रजत सर, आपने इतना सोचा उसके लिए थैंक यू। पर आहिल सही कह रहे हैं। मैं जैसे पहले काम करती थी, बिल्कुल वैसे ही करना चाहूँगी। आई होप यू डोंट माइंड रजत। नो, नोट ए लॉट एस यू विश। नव्या, ये कहकर रजत वहाँ से चला जाता है। नव्या अपनी पुरानी जगह पर बैठकर ही काम करना शुरू कर देती है। आज उसे आहिल की बातों का बुरा नहीं लगा था। वो भी अपने टैलेंट की वजह से आगे बढ़ना चाहती थी। ऑफिस के बाद शाम को दोनों एक साथ घर पहुंचते हैं। अचानक ही नव्या का पैर डिसबैलेंस होता है। वो गिरने को होती है, तो आहिल उसे थामकर उसे गिरने से बचा लेता है। पर अगले ही पल अपना हाथ छोड़कर उसे नीचे गिरा देता है और कहता है, देखकर चलने की आदत डालो नव्या। आहिल मित्तल से कोई भी ऐसी उम्मीद मत करना। ऐसा तो कभी नहीं होगा जो मैं तुम्हें अपनी बाहों में थाम लूं। नव्या मन में, बहुत अकड़ है इस सड़ू में, इसका घमंड तो तोड़ना ही पड़ेगा। दाई माँ को सामने आता देखकर नव्या जानबूझकर लड़खड़ाते हुए गिर गई और दर्द के मारे चिल्लाने लगी, जिसे देखकर दाई माँ जल्दी से उसके पास आईं और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। तो नव्या कहने लगी, नहीं दाई माँ, मुझसे नहीं चला जाएगा, पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आहिल भी नव्या की आवाज़ सुनकर अब तक वहां पहुंच चुका था। उसे देखते ही दाई माँ ने कहा, आहिल बाबा, देखिए ना, बहू रानी का पैर मुड़ गया है। इनसे तो चला भी नहीं जा रहा। आप इन्हें उठाकर अपने कमरे में ले जाइए। आहिल उसे अपनी बाहों में उठाता हुआ अपने रूम में ले जाता है, तो नव्या मुस्कुराने लगती है। उसकी मुस्कुराहट देखकर आहिल कहता है, ओ तो ये भी तुम्हारी नौटंकी थी। कितना नाटक करती हो यार। अरे मेरी बाहों में आने के लिए इतनी डेस्परेट हो गई थी तो सीधे सीधे बोल देती। बार बार दाई माँ को बीच में क्यों लाती हो? नव्या, खेलना ही तो है, फेयर तरीके से खेलो नव्या। एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार। और डेस्परेट तो मैं हूँ, तुम्हारी बाहों में आने के लिए नहीं, तुम्हारी अकड़ तोड़ने के लिए मिस्टर आहिल मित्तल। तभी जिया उनके कमरे का दरवाज़ा नॉक करते हुए कहती है, भाई मैं अंदर आ जाऊँ? आहिल, आओ ना जिया। जिया, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नव्या, नहीं जिया, बिल्कुल नहीं, आओ। जिया, भाई भाभी, आई हैव ए सरप्राइज फॉर यू। आहिल, सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? जिया, मेरे पास आप दोनों के लिए एक गिफ्ट है। ये कहकर जिया ने उन्हें पूजा वाली तस्वीर, जो उसने बड़ी करवाकर फ्रेम करवा ली थी, वो उन दोनों को थमा दी और कहने लगी, कैसा लगा मेरा गिफ्ट? आहिल ने जिया को गले से लगाते हुए कहा, मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। थैंक्स जिया। जिया, लेकिन इसे कहाँ लगाएं? आहिल, वो बेड के बिल्कुल सामने वाली दीवार पर। जब भी आंखें खुलें तो सामने से उनका दीदार हो जाए। जिया, वाओ हाउ रोमांटिक। आहिल ने वो बात नव्या को चिढ़ाने के लिए कही थी, पर नव्या को तो इस बात ने झंझोर दिया। उसके कानों में मानव की आवाज़ गूंज उठी, नबी, हमारे बेडरूम में, हमारे बेड के सामने हमारी एक बड़ी सी तस्वीर होगी, ताकि जब भी आँख खुले तो अपनी मोहब्बत का दीदार हो जाए। ये बात याद आते ही जहन में मानव की यादों का समंदर फिर से उमड़ पड़ा। उसकी आंखों में नमी आ गई। जिया ने नव्या से कहा, लगता है तुम्हें ये गिफ्ट कुछ खास नहीं लगा? नहीं जिया, बहुत खूबसूरत है ये। नव्या ने अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए कहा। तभी दाई माँ की आवाज़ लगाने पर जिया वहाँ से चली गई। नव्या को ऐसे खामोश देखकर आहिल ने कहा, क्या हुआ नबी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? आहिल ने तो ये बात सिर्फ
उसके पैर के झूठ-मूठ पर उसको चिढ़ाने के लिए कही थी, पर अनजाने में ही सही ये बात नव्या को बहुत चुभ गई। दर्द तो उसे वाक़ई हो रहा था, पर दिल में। ऊपर से आहिल ने उसे नबी कहकर बुलाया, तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो, क्योंकि इस नाम से उसे माँ नबी बुलाता था। नव्या अपने जज़्बातों को सँभाल ही नहीं पाई और उसकी आँखों से आँसू बह उठे और वो भागते हुए रूम से निकलकर गार्डन में चली गई। आहिल उसका ऐसा रिएक्शन देखकर आहिल कन्फ्यूज़्ड हो गया और कहने लगा, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो ये इस तरह से रोने ही लग गई? नव्या ने गार्डन में पहुंचकर शिद्दत से अपने आंसुओं को बहकाने दिया। बीती हुई बातें और मानव का धोखा उसके दिल को कचोट रहा था। बारिश शुरू हो चुकी थी। आहिल बालकनी में खड़ा बारिश को देख रहा था कि अचानक उसकी नज़र गार्डन में बैठी नव्या पर पड़ी। वो बारिश में बुरी तरह भीग चुकी थी, आंखों से आंसू अब भी लगातार बह रहे थे। आहिल ने उसे इस तरह से बिखरा हुआ देखा तो रूम से निकलकर गार्डन की तरफ कदम बढ़ा दिए, पर फिर सोचने लगा, नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये उसका मैटर है, खुद हैंडल कर लेगी। ये सोचकर उसके कदम रुक गए, पर मन नहीं मान रहा था। उसके मन से आवाज आई, नहीं आहिल, उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। भले रिश्ता नाम का ही सही, पर रिश्ता तो। अब आहिल के कदम नहीं रुके और वो सीधा नव्या के पास जा पहुंचा। उसने नव्या से कहा, नव्या अंदर चलो। नव्या, मुझे नहीं जाना। आहिल, नव्या कितनी देर से भीग रही हो, बीमार पड़ जाओगी। नव्या, तुम्हें इससे क्या, मैंने नहीं जाना। आहिल, ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना है मैं भी वही करूँगा। ये कहकर उसने नव्या को अपनी बाहों में उठा लिया। नव्या, छोड़ो मुझे। आहिल ने जैसे उसकी बात को सुना ही नहीं, वो कसमसाती रही, पर आहिल ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे रूम में ले आया और उसे नीचे उतारते हुए कहा, जाओ चेंज कर लो। नव्या, तुम समझते क्या हो खुद को? क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात? आहिल गुस्से से, नव्या चेंज करने जा रही हो या ये भी मुझे करना पड़ेगा? नव्या आहिल की बात सुनकर ठिठक गई, चुपचाप चेंज करने चली गई। कुछ ही पलों में नव्या चेंज करके आ गई। तब तक आहिल भी चेंज कर चुका था। नव्या की आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थीं। आहिल, कुछ हुआ है क्या? एनीथिंग सीरियस? नव्या ने नामे सर हिला दिया और कहा, सॉरी। आहिल उसकी तरफ हैरानी से देखता है और कहता है, नाइस, तुम्हें सॉरी भी बोलना आता है। नव्या इस वक्त कोई भी बहस नहीं करना चाहती थी, वो चुपचाप सोने की तैयारी करने लगी। तो आहिल ने कहा, वैसे आंसू बहुत कीमती होते हैं, इसे बेवजह किसी पर वेस्ट नहीं करते। आहिल सुबह से नव्या को नोटिस कर रहा था। वो खामोशी हो गई थी, न किसी बात पे बहस, न लड़ाई झगड़ा। आहिल ने मन में सोचा, ये तो साइलेंट मोड पर चली गई, चलो अच्छा है, इसी बहाने कुछ पल तो चैन की सांस आएगी। पर उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था, क्योंकि जब से उनकी शादी हुई थी वो आपस में किसी न किसी बात पर एक दूसरे से उलझ ही जाते थे। ऑफिस में भी नव्या शांति रही और शाम को जल्दी ही घर के लिए निकल गई। सोच सोच कर उसका सिर दर्द कर रहा था। शाम को वो घर के गार्डन में बैठ गई। वहाँ की ठंडी हवाएं उसको कुछ तो आराम पहुँचा रही थीं। जिया ने उसको अकेले बैठे देखा तो उसके पास चली आई। जिया, क्या चल रहा है भाभी जान? आज जल्दी ऑफिस से आ गई, सब ठीक हैं? नव्या, सब ठीक हैं, बस ऑफिस में मन नहीं लग रहा था, इसलिए घर आ गई। जिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कब से तुमसे पूछना चाहती थी, बस मौका ही नहीं मिल पा रहा था। जिया, तुम शादी करने वाली थी, क्या दाई माँ और आहिल इस शादी के खिलाफ थे? क्या आहिल ने तुम्हें शादी करने से रोक दिया? जिया, भाई ने मुझे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से रोक लिया। रोहन मुझे यूज कर रहा था, वो पहले से ही शादीशुदा था। उसने अपनी बातों से मुझे मैन्युपुलेट कर दिया कि मुझे अपनी माँ का प्यार, अपने भाई की परवाह कुछ भी याद नहीं रहा। उस दिन भाई सही वक्त पर आकर मुझे रोहन का असली चेहरा नहीं दिखाते तो न जाने वो कब तक मुझे बेवकूफ़ बनाता रहता। और मैंने माँ को बहुत हर्ट किया है। कितना आसान होता है ना इन लड़कों के लिए किसी की भावनाओं के साथ खेलना। छोड़ो इन बातों को। जिसने मेरी फीलिंग्स को नहीं समझा उसके बारे में बात करना ही अपना टाइम वेस्ट करना है। नव्या, सही कहा तुमने, किसी का भरोसा तोड़ देना कितना आसान होता है, किसी पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए। जिया, नव्या,
क्या तुम ये इसलिए कह रही हो कि तुम भी उस लड़के से प्यार करती थीं जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी? नव्या, तुमने खुद कहा था ना कि जिस इंसान को फीलिंग्स की कदर ही नहीं, उससे टाइम वेस्ट क्यों करना? अगर प्यार था भी तो उसके धोखे की वजह से मिट गया। अब जिंदगी में उस इंसान के लिए कोई जगह नहीं है। ये कहते हुए नव्या की आंखें फिर से छलक गईं। जिया ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, जब उस इंसान की जिंदगी में जगह ही नहीं है तो उसे ये हक भी नहीं होना चाहिए कि वो हमारे आंसुओं की वजह बन सके। आज अपने आप से वादा कर लेते हैं कि उनके लिए कभी आंसू नहीं बहाएंगे जो हमारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते। नव्या ने उसके हाथ पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, वादा। नव्या बहुत हल्का महसूस कर रही थी। किसी के साथ अपना गम बांटकर मन हल्का हो ही जाता है। जिया, अच्छा नव्या, भाई और तुम्हारे बीच सब ठीक है? उस दिन भाई को बहुत गुस्सा आ गया था और उसके बाद अचानक उनसे शादी। सब ठीक है ना नव्या? नव्या, किसी का भरोसा एक बार टूट जाने पर दोबारा किसी पर भरोसा कर पाना थोड़ा मुश्किल तो होता है ना? जिया, नव्या, मेरे आहिल भाई पर तुम भरोसा कर सकती हो। बहुत इमोशनल है मेरे भाई। वो जानबूझकर कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकते। मैं उनकी सगी बहन नहीं हूँ, पर कभी एक पल के लिए उन्होंने मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया। जो रिश्ते उनके दिल से जुड़ जाते हैं उनके लिए वो अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। रात को जब नव्या कमरे में आई तो उसने आहिल से कहा, सॉरी। आहिल हैरानी से, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तुमने कल भी सॉरी बोला और आज फिर से बोल रही हो। वैसे पूछ सकता हूँ आज का सॉरी किस खुशी में? नव्या, उस दिन शॉपिंग मॉल में मैंने बिना सोचे समझे तुम पर हाथ उठाया। एक्चुअली मुझे पूरी बात पता नहीं थी। आहिल, यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। तुम अपनी कॉमन सेंस कभी यूज ही नहीं करती। बस बिना सोचे समझे किसी पर भी हाथ उठा दिया और बन गई हीरोइन। एक बार दिमाग से सोचकर देखती, ऐसे बिना वजह कोई किसी पर हक जता सकता है क्या? पर इतना सोचने के लिए दिमाग भी होना चाहिए। नव्या, बस हो गया तुम्हारा, कुछ भी बोलते रहते हो। मैं अपनी गलती मानकर तुमसे सॉरी कह रही हूँ और तुम हो कि मुझे सुनाए जा रहे हो। तुमसे सॉरी बोलकर मैंने गलती कर दी। आहिल मन में, लगता है ये साइलेंट मोड से वापस चुड़ैल के रूप में आ गई। ओह, तुमने सॉरी बोलकर कोई एहसान नहीं किया। वैसे भी सॉरी सिर्फ मुंह से नहीं बोला जाता, उसे फील भी किया जाता है। नव्या, मुझे ना नींद आ रही है। तुमसे बहस करके मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ये कहते हुए नव्या बेड पर लेट जाती है। आहिल भी गुस्से में बेड पर लेट जाता है। एसी की स्पीड कम देखकर आहिल ने कहा, तुम्हें पता है ना, मुझे ऐसे नींद नहीं आती। मुझे रिमोट दो। नव्या ने गुस्से से रिमोट उसके हाथों में थमा दिया। फिर आहिल की आवाज आई, ये रिमोट काम क्यों नहीं कर रहा? नव्या मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई और रिमोट सेल अपने हाथों में उछालते हुए कहा, मिस्टर आहिल मित्तल, कॉमन सेंस की कमी है तुम में। बिना सेल के रिमोट कैसे काम करेगा? आहिल, देखो वो सेल वापस कर दो। नव्या, नहीं करूंगी। रोज मैं एडजस्ट करके सोती हूँ, आज तुम एडजस्ट करोगे? ये कहते हुए ब्लैंकेट तान कर लेट जाती है। आहिल बेड की साइड ड्रॉअर से चिप्स का पैकेट निकालता है और जानबूझकर आवाज करते हुए वो चिप्स खाने लगता है। नव्या इस आवाज से परेशान होकर गुस्से से कहती है, आहिल, और खड़ी होकर कहती है, इतनी रात को चिप्स कौन खाता है? आहिल, मैं खाता हूँ। इतने कम एसी में मुझे नींद नहीं आती और जब नींद नहीं आती तो भूख लगती है, इसलिए। ये कहकर उसने फिर से आवाज करते हुए चिप्स खाने शुरू कर दिए। नव्या, ये कचर कचर करना बंद करो। आहिल, तुम मुझे रिमोट सेल दे दो। नव्या, भाड़ में जाओ तुम। ये कहते हुए रिमोट सेल उसकी तरफ फेंक दिए। आहिल ने मुस्कुराते हुए उन सेलों को उठा लिया और कहा, भाड़ में तो मैं चला जाऊंगा डार्लिंग, पर तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। आहिल मिरर के आगे खड़ा ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और नव्या उसे घूरे जा रही थी, जिसे देखकर आहिल ने कहा, क्या है यार, सुबह सुबह घूरना शुरू कर देती हो? ऑब्सेस हो गई हो क्या मुझसे? नव्या, सटअप। वैसे तुम ऑफिस जा रहे हो, कोई मॉडलिंग करने नहीं। कितना टाइम लगाते हो तैयार होने में? और ये क्या है, एक कान में वाली, शर्ट के दो बटन खुले, बिल्कुल गुंडे लगते हो। आहिल, एक्सक्यूज मी, स्टाइल है मेरा, तुम क्या जानो स्टाइल क्या होता है? मैं अगर एक स्टाइल दे दूँ ना
तो मेरे पीछे खूबसूरत लड़कियों की लाइन लग जाएगी। नव्या, अच्छा, मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं दिखती। आहिल, नबी, मैं खूबसूरत लड़कियों की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी नहीं। नव्या, कितने सेल्फ एडमायर हो तुम। और ये नबी नबी क्या लगा रखा है। नव्या नाम है मेरा। आहिल, हे भगवान, तुम्हें कुछ अच्छा भी लगता है। कोई तुम्हें प्यार से बुलाए, उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है। नव्या, तुम्हारे इतने प्यार की जरूरत नहीं है। और ये नबी सुनना मुझे बहुत इरिटेटेड लगता है। आहिल, अच्छा ये बात है। फिर तो मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगा, नबी नबी नबी, क्योंकि तुम्हें इरिटेट देखकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। ये कहकर वो मुस्कुराता हुआ रूम से चला गया और नव्या ने गुस्से से अपना सर पकड़ लिया। ऑफिस में लंच टाइम में नव्या आहिल के केबिन में आ गई और आहिल से कहा, आहिल लंच कर लें। आहिल, लंच कर लें मतलब? तुम करो, मैंने कब मना किया। और ये आहिल आहिल क्या लगा रखा है। ऑफिस है तुम्हारा, घर नहीं। नव्या, घर हो या ऑफिस, मैं तुम्हें आहिल ही बुलाऊंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। और वैसे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, दाई माँ ने हम दोनों के लिए लंच भेजा है। आहिल, मैं तुम्हारे साथ लंच करूं? कभी भी नहीं। नव्या, तुम्हें नहीं करना तो मत करो, मुझे भूख लगी है, मैं तो खाने लगी हूँ। ऐसा कहकर वो आहिल के ही केबिन में साइड में रखे सोफे पर बैठकर सामने रखे टेबल पर लंच बॉक्स खोल लेती है और आहिल को जानबूझकर सुनाने के लिए कहती है, वाह क्या खुशबू है। अरे मेरी फेवरेट भिंडी फ्राई। और देखें क्या है, पालक पनीर। ये तो देखने में ही बहुत टेस्टी लग रही है। और साथ में आम का अचार, मज़ा ही आ जाना है आज तो। आहिल को भी जोरों से भूख लगी थी। खाने की खुशबू ने उसकी भूख को और बढ़ा दिया था। पर नव्या के साथ लंच शेयर करना उसे गवारा नहीं था। पर जब नव्या ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, ये हलवा, वाह भाई वाह, तो आहिल से कंट्रोल नहीं हुआ और उसने जल्दी से वो डिब्बी छीनते हुए कहा, ये मेरे लिए भी है, सारा अकेले चट मत कर जाना। नव्या, मैंने तो तुमसे पहले ही पूछा था, पर तुम्हारी अकड़ कम हो तब ना आहिल। नव्या ने आहिल शब्द पर जोर देते हुए कहा, देखा आपने, इनकी लड़ाई बिना रुके लगातार जारी रहती है, चाहे घर हो या ऑफिस। इन्हें लड़ने का कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है। एक दूसरे से लड़ना शायद इनकी आदत में शामिल हो गया है। आहिल को रात को डिनर से पहले शावर लेने की आदत है और नव्या को ये बात अच्छी तरह से पता है, पर वो आहिल को परेशान करने का कोई मौका कैसे जाने दे सकती है। और वो हर रोज उसी टाइम जानबूझकर बाथरूम में घुस जाती है और आहिल उसकी इस हरकत से बहुत इरिटेट हो जाता है। आज भी नव्या ने ऐसा ही किया, जिसे देखकर आहिल का पारा हाई हो गया। उसने बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और बाथरूम में लाइट का कनेक्शन काट दिया। नव्या अंधेरा देखकर घबरा गई। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोलना चाहा, तो वो भी खुल ही नहीं पा रहा था। उसने आहिल को आवाज़ देते हुए कहा, आहिल ओपन द डोर, यहाँ लाइट भी बंद हो गई है। आहिल, नबी बेबी, आज तुम्हें जितना नहाना है नहा लो, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कहकर उसने अपने कानों पर हेडफोन लगा लिए। आहिल, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। नव्या ने दरवाज़ा पीटते हुए कहा। पर आहिल को वो आवाज़ कैसे सुनाई देती, वो तो अपने म्यूजिक सुनने में मस्त था। नव्या को बचपन से ही अंधेरे से डर लगता था। अंधेरा होते ही वो डर के मारे कोने में दुबक जाती थी। आज भी उसे डर के मारे घबराहट होने लगी और थोड़ी ही देर में उसकी घबराहट बेहोशी में बदल गई। दूसरी तरफ आहिल को भी एहसास हुआ कि अब उसे दरवाज़ा खोल देना चाहिए। आहिल ने हेडफोन उतारा। बाथरूम से कोई आवाज़ न आती देखकर उसने कहा, ये चुड़ैल चुप कैसे हो गई। आहिल ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो नव्या, जो दरवाजे से टेक लगाकर बैठी थी, उसके कदमों पर आ गिरी। आहिल नव्या को बेहोश देखकर घबरा गया। उसने सोचा नहीं था ऐसा कुछ हुआ होगा। उसने नव्या को जल्दी से बाहों में उठा लिया और बिस्तर पर लिटा दिया और उसके गाल थपथपाते हुए कहा, नव्या, नव्या उठो यार, क्या हो गया तुम्हें। फिर उसने नव्या के मुंह पर पानी के छींटे मारे, जिससे नव्या को होश आ गया और आहिल को राहत मिली। आहिल, नबी ठीक हो तुम। नव्या, जिंदा हूँ, पर तुम्हारे साथ रहकर ज़्यादा देर नहीं रह पाऊंगी। कोई ऐसा करता है क्या। ये कहते हुए नव्या की आंखों में आंसू आ गए। आहिल को नव्या की आंखों में आंसू देखकर न जाने क्यों बहुत तकलीफ हुई। सॉरी नव्या, ये कहते हुए आहिल जल्दी से रूम के बाहर निकल गया।
नव्या सॉरी कहा, वो भी इतनी अकड़ से। आई हेट यू आहिल। आहिल बाहर निकलते ही सोचने लगा, क्या हो गया था मुझे? मेरी बचकानी हरकतों से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे परेशान करना तो मुझे अच्छा लगता है, फिर भी उसके आंसू मुझसे देखे नहीं गए। उसके आंसू देखकर मुझे दर्द महसूस हो रहा है। उसकी बेहोशी में देखकर दिल इतना क्यों घबरा गया? ये कैसा एहसास है जो ये दिल महसूस कर रहा है? आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।